हेलो स्टूडेंट्स, आपका हार्दिक स्वागत है ओनली सुपर क्विज के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके साथ इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं जो आपको एचएसएससी, एसएससी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स में काम आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा पहला सवाल क्या है? उत्पादन फलन किसे अभिव्यक्त करता है? प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस। आपके ऑप्शंस हैं टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट, फाइनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट, सी रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड डी रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, टेक्नोलॉजी रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट। अब देखिए, आप आउटपुट प्रोडक्शन करना है तो प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब ही आउटपुट और इनपुट की बात होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसके अनुसार ब्याज नकदी से अलग होने का एक पुरस्कार है? इंटरेस्ट इज अ रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी इज अकॉर्डिंग टू। किसके अनुसार है ये बात किसने कही? ये पूछना चाह रहा है ये। इसका आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन? इसका आंसर होगा कीन्स। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए। किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी या विस्तार में परिवर्तन का परिणाम होती है। एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज इन। आपका ऑप्शन क्या है? देखिए, इन यूनिट प्राइस ऑफ कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, क्लाइमेट ऑफ द रीजन। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। आपका सही आंसर है, यूनिट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। देखिए कि एक ही डिमांड पर फ्लक्चुएशन होती रहती है। अगर किसी वस्तु की इकाई कीमत है तो उसकी डिमांड तो एक ही होगी, लेकिन कीमत में क्या होगी? फ्लक्चुएशन। कभी डिमांड बढ़ जाएगी, कभी डिमांड कम हो जाएगी। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए। पेट्रोल एवं कार के बीच की मांग की प्रतिलोच होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन पेट्रोल एंड कार इज इन्फिनिट, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, थोड़ा सोचिए, कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन डी, नेगेटिव, इसका सही आंसर होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का होता है किसी एक चीज़ के बिना किसी जो दूसरी चीज़ है वो हमारी उसका कोई यूज़ नहीं है उस गुड का। जैसे हमने एक कार खरीदी लेकिन हमने उसमें पेट्रोल नहीं डलवाया, तो वो कार किस काम की? वो चला थोड़ी ना सकते हैं उसको बिना पेट्रोल के लिए। अगर हमें कार चलानी है तो हमें उसको पेट्रोल डालना पड़ेगा। और अगर हमारे पास पेट्रोल है और हमारे पास कोई भी कार नहीं है या फिर कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं है जो पेट्रोल से चले, तो हमारे पास जो पेट्रोल है वो वेस्ट है। इसी प्रकार ये दोनों हो गए अपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, यानी कि एक चीज़ के होने से दूसरी चीज़ के नहीं है तो हमारी पहली वाली चीज़ भी वेस्ट हो जाएगी। देखिए, अगर ऐसा करें, हम ऐसे समझे कि अगर प्राइस में बढ़ोतरी हुई या घटोतरी हुई, ठीक है, लेकिन डिमांड में क्या फ़र्क पड़ गया? डिमांड में फ़र्क क्या पड़ेगा? ये बात हमारी कौन बताएगा? ये बात हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी बताती है कि अगर प्राइस बढ़ता है घटता है तो डिमांड में उसका क्या असर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़ते हैं। पूर्ति अपनी मांग का निर्माण खुद कर लेती है, यह कथन किससे संबंधित है? सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। बताइए इसका सही आंसर। ये कथन किसने कहा? ये कथन कहा था प्रोफेसर जे.बी. से ने। क्या कहा उन्होंने? कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण खुद करती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए। मांग का नियम बताता है। द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस ऑप्शन ए, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स प्राइस, इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ओवर द सप्लाई ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट,
ऑप्शन डी है नन ऑफ अबोव। क्या आंसर होगा इसका, कमेंट कीजिए, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ डिमांड, जो यहाँ पे ये टर्म है लॉ ऑफ डिमांड, ये होती क्या है। लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस और कमोडिटी की बात होती है कि प्राइस में हम क्या चेंज करें कि उसकी जो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें फ़र्क आने लगे। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स डिमांड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें लोगों की आय का स्तर न्यूनतम उपभोग व्यय के बराबर भी नहीं होता। A situation where we have people whose level of income is not sufficient to meet the minimum consumption expenditure is considered as। ऑप्शन देखिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, अर्बन पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी। अब इसमें हम क्या देखते हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए एब्सोल्यूट गरीबी क्या होगा, एक व्यक्ति के पास इतने भी पैसे नहीं हो कि वो अपनी खाने पीने या पहनने की या अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को वो पूरा कर सके, ऐसी स्थिति को हम संपूर्ण गरीबी कहते हैं। और आपका ऑप्शन बी है रिलेटिव पॉवर्टी। सापेक्ष गरीबी क्या होता है, सापेक्ष गरीबी का मतलब होता है कि जो मिडिल क्लास मैन है उसकी आय 50% कम है लेकिन वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहा है, लेकिन हम उसे अमीर नहीं कह सकते, वो होता तो गरीब ही है, सापेक्ष गरीबी उसे कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल पढ़ते हैं। रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है फुल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ अ रूपी मीन्स। ऑप्शन ए, परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर रुपीज फ्रीली, payment for imports in term of rupees, repayment of loans in term of rupees, determination of rate of exchange between rupee and foreign countries freely by the market forces of demand and supply। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि मांग एवं पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा रुपए तथा विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर का निर्धारण क्या होता है, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ होता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखिए। एन एक्सपेंशनल डिमांड कर्व इज वन दैट मूव्स। एक विशेष मांग वक्र वह दर बढ़ाता है अपवर्ड टू द राइट, डाउनवर्ड टू द राइट, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली। क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, अपवर्ड टू द राइट। यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, यानी कि प्राइस हम लिखते हैं यहाँ पे, प्राइस बढ़ गया तो डिमांड भी बढ़ गई। अब इसका एक बार हम कर्व भी देख लेते हैं, इसका कर्व कैसे बनेगा। जो डिमांड का कर्व होता है ना वो कैसे होता है, ये ऐसे होगा, नीचे की तरफ होगा डिमांड का, ठीक है। लेकिन जो आपका इसका एक्सेप्शनल कर्व होगा वो कैसे होगा, ये होगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ। ये आपका एक्सेप्शनल है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल पढ़िए। उत्पादन फलन किसके बीच के संबंध की व्याख्या करता है। प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन। ऑप्शन देखिए, इनिशियल इनपुट्स एंड अल्टीमेट आउटपुट्स, इनपुट्स एंड अल्टीमेट कंजप्शन, आउटपुट एंड कंजप्शन, आउटपुट एंड एक्सपोर्ट्स। इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, इनिशियल इनपुट्स एंड अल्टीमेट आउटपुट्स। आरंभिक निवेश तथा अंतिम उत्पाद फलक के बीच का संबंध की व्याख्या करता है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखिए। मुद्रास्फीति जनित मंदी से आशय उस स्थिति से है जिसमें द टर्म स्टैगफ्लेशन रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर। ऑप्शन देखते हैं,
ग्रोथ हैज़ नो रिलेशन विद द चेंज इन प्राइस। ऑप्शन बी है रेट ऑफ ग्रोथ एंड प्राइजेस बोथ आर डिक्रीजिंग। ऑप्शन सी rate of growth in faster than the rate of price increase. Option D rate of growth is slower than the rate of price increase. इसका सही आंसर क्या होगा? पहले हम ये देखते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का क्या लिखेंगे हम? स्टैगफ्लेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, स्टैग और एक है फ्लेशन। स्टैग तो आपका इंग्लिश का वर्ड है और फ्लेशन आपकी इकोनॉमिक की एक टर्म है। स्टैग का मतलब होता है वो चीज़ जिसमें नो या तो ना या फिर थोड़ा सा चेंज हो, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैग या स्टैग्नेंट बोलते हैं। फ्लेशन का मतलब रुपयों में उतार चढ़ाव। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है कि प्राइस बढ़ेगा, ग्रोथ कम होगी, तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति यहाँ पे हो जाती है। और स्टैगफ्लेशन नेचुरल फिनोमिना है जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट पोजीशन पर रहती है। स्टैग्नेंट पोजीशन का मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं हो या उसमें थोड़ा सा चेंज हो। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या है? इस हिसाब से आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। रेट ऑफ ग्रोथ इज स्लोअर देन द रेट ऑफ प्राइस इंक्रीजेज। अगला सवाल पढ़िए। अर्थशास्त्र में उपयोगिता तथा उपयोग क्षमता का इन इकोनॉमिक्स द यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस हैव सेम मीनिंग, डिफरेंट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग या नन ऑफ अबो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अलग अलग अर्थ होता है। सबसे पहले अगर इकोनॉमिक्स में कोई भी दो टर्म्स आ रही हैं, हमें दो टर्म्स दिख रही हैं, तो ऑब्वियस बात है कि उसका जो आंसर होगा या उसकी जो मीनिंग होगी वो सेम नहीं हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। किसी चीज़ को यूज़ करके हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं। लेकिन यूज़फुलनेस क्या होगी? किसी चीज़ का कोई फ़ायदा है या कि नहीं, वो हम यूज़फुलनेस से हमें पता चलेगा। अगला सवाल देखिए। भारत में कृषि किस प्रकार की बेरोजगारी में पाई जाती है? नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर इन इंडिया इज। इसका सही आंसर क्या होगा? नहीं, पहले ऑप्शन देखते हैं। ओनली सीजनल, ओनली डिस्टिंग्विश, बोथ या फिर नन। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ए और बी इसके दोनों कारण हैं, क्योंकि हम देखते हैं अगर हमारे यहाँ खेत होते हैं, हमारे खेत में हमें आवश्यकता है 5 लोगों की, लेकिन लगा कितने लेते हैं हम? 10 लोग। या फिर कहीं ऐसा होता है कि पूरा परिवार एक ही खेत में काम करता है। अगर वो लोग पूरे परिवार में से सिर्फ 5 लोगों को ही खेत में काम करवाएं और बाकियों को बाहर भेजे कमाने के लिए, तो इससे वो बाकी लोग बेरोजगार नहीं रहेंगे ना, अलग से उनको पैसा मिलेगा, उनकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? अपने खेत में ही वो 10 लोग लगे रहते हैं, जिसमें ज़रूरत तो हमें 5 की थी ना। ये हमारी एक अनएम्प्लॉयमेंट का कारण बन जाता है एग्रीकल्चर में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए। यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो उनकी कीमत प्रतिलोच होगी। If two commodities are complement, then their cross price elasticity is। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या है। और देखिए इसमें ना सिर्फ वर्ड्स का ट्रांसफॉर्मेशन कर रखा है, चीज़ वही सेम क्वेश्चन है लेकिन वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म कर रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नेगेटिव इसका करेक्ट आंसर होगा, ऋणात्मक। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए। किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? वो कॉस्ट जो हम छोड़ देते हैं कि कोई और ऑप्शन को चूज कर लेंगे हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम उसे कहेंगे। इसका आंसर देखिए क्या हो सकता है? द कॉस्ट दैट द फर्म कुड हैव इंक्लूड विथ व्हेन अ different technique was adopted,
the cost that the firm could have incurred under the different method of production, the actual cost incurred, the next best alternative output। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उत्पाद क्या होता है? कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कहलाता है। अगला सवाल देखते हैं हम। सरप्लस अर्न बाय अ फैक्टर अदर देन लैंड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ रेफर टू एज, भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य संसाधन द्वारा अर्जित अधिशेष क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इकोनॉमिक रेंट, नेट रेंट, क्वासी रेंट, सुपर नॉर्मल रेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम क्वासी रेंट, अर्ध किराया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन तब सही नहीं होता जब किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर बढ़ती है? विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन अ इकोनॉमी ग्रोज अप। इसका आंसर क्या होगा? सोचिए, आप थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में, आपको क्या समझ में आ रहा है? कमेंट कर सकते हैं आप इसका आंसर, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इंक्रीज। अब देखिए क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाती है तो क्या होगा? सेविंग ज़्यादा होने लगेगी। सेविंग ज़्यादा होने लगेगी तो लैंडिंग कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन जो रिटर्न ऑन कैपिटल है वो क्या होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल क्या होगा? रिटर्न ऑफ कैपिटल आपका कम हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए, क्या लिखा है? निम्न में से कौन राष्ट्र आय के माप की एक विधि नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम? ऑप्शन देखिए, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, इन्वेस्टमेंट मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड। कमेंट कीजिए इसका आंसर। कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, आराम से आप याद कर सकते हैं। इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, इन्वेस्टमेंट मेथड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पढ़िए, श्रम सघन तकनीक किस अर्थव्यवस्था में चुनी जाएगी? लेबर इंटेंसिव टेक्निक वुड बी चूजन इन अ। ऑप्शन ए लेबर सरप्लस इकोनॉमी, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी या डेवलपिंग इकोनॉमी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था, क्योंकि जो लेबर है वो क्या है? लेबर इंडिया में सरप्लस है। इंडिया में सरप्लस कौन हो गया? इंडिया में सरप्लस है आपका लेबर। आगे देखिए, अगला सवाल पढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक आर्थिक गतिविधि नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट कंस्टिट्यूट एन इकोनॉमी एक्टिविटी? ऑप्शन ए अ टीचर टीचिंग स्टूडेंट इन हिज क्लास, ऑप्शन बी अ टीचर टीचिंग स्टूडेंट अंडर सर्व शिक्षा अभियान, a teacher teaching his own daughter at home, a teacher providing consultancy services from his residence। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन जो करेक्ट है उसे आप कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन मैं बताती हूँ, इसका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा, अ टीचर टीचिंग हिज ओन डॉटर एट होम। अब देखिए थोड़ा हम इसको देखते हैं कि अ इकोनॉमी एक्टिविटी इज द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग, प्रोवाइडिंग, परचेजिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज।